गर्मी में बहू की चारों तरफ से खुली रसोई। हे भगवान, इतनी खुली खुली रसोई है, ना इन बड़ी बड़ी खिड़कियों पर पल्ले लगवाए गए हैं और ना ही इसे तरीके से बंद किया गया है। इतनी गर्मी में रोज रोज काम करके तो मेरी हालत खराब ही हो जाती है। सेजल परेशान होकर रसोई के पिछले हिस्से में जाती है और लकड़ी का वो दरवाजा खींचकर बंद कर देती है। और फिर चलो, कम से कम ये दरवाजा तो बंद हुआ। अब थोड़ा सुकून से बाकी का खाना बना लेती हूँ। दरवाजा बंद करने के बाद वो फिर से खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद वो तवे पर रोटी सेक रही होती है कि तभी अचानक खिड़की से एक बंदर अंदर आ जाता है। अरे हट 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 यहाँ से, ये क्या बदमाशी है। सेजल के कुछ करने से पहले ही बंदर झपटता है और रोटियां लेकर वहां से भाग जाता है। सेजल खाली प्लेट देखकर अपना सिर पकड़ते हुए, हे भगवान, लो सारी रोटियां बंदर लेकर भाग गया और मुझे फिर से रोटी बनानी पड़ेगी। इस खुली रसोई में 1 मिनट के लिए भी खाना सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। सेजल मजबूरी में फिर से आटा गूंथने लगती है, लेकिन तभी बाहर मौसम अचानक बदल जाता है। हवा तेज चलती है और उस खुली खिड़की से उड़कर आटे में धूल आने लगती है। सेजल ये देखकर तुरंत दूसरी थाली से उसको ढकते हुए, इस हवा को भी अभी ही चलना था। परेशानी पहले ही क्या कम थी जो और परेशानी बढ़ा रही है। एक तो बंदर रोटियां ले गया, ऊपर से अब धूल आ रही है। अरे बहू, जरा चाय बना दे, सिर में अजीब सा दर्द हो रहा है। सेजल गुथा हुआ आटा एक तरफ रखती है और चाय चढ़ाने के लिए फ्रिज से दूध निकालकर स्लैब पर रखती है और चाय पत्ती ढूंढते हुए, अरे चाय पत्ती का डिब्बा दिख ही नहीं रहा। सुबह तो यही स्लैब पर रखा था, अब कहाँ चला गया। जैसे ही वो मुड़ती है उसी पल खुली खिड़की से एक बिल्ली चुपके से आकर दूध पी लेती है। सेजल जैसे ही देखती है तो सत्यानाश, बिल्ली ने दूध पी लिया। अब तो मुझे डांट पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। माँ जी तो समझेंगी कि मैं जानबूझकर बहाने बना रही हूँ। घर में और दूध न होने के कारण सेजल बिना दूध की काली चाय बनाती है और बाहर हॉल में लेकर सबको देती है। चाय देखकर राघव मुंह बनाते हुए, अरे बहू, सुबह तो दूध वाला दूध लेकर गया था, तो तू काली चाय क्यों पिला रही है। लगता है आज फिर बिल्ली ने दूध में मुंह मार दिया। भाभी की रसोई की खिड़कियां जो हमेशा खुली रहती हैं, वहाँ बिल्ली का आना तो रोज का काम है। अरे भाभी क्या बात है, रोज तो इतना पटक पटक कर बोलती हो, आज बहुत चुप हो। क्या आज बिल्ली से ज्यादा डर लग गया। अरे वैसे कुछ भी कहो सेजल, चुप ही अच्छी लगती है जब ये शांत रहती है। चुप रहिए आप लोग। कितनी बार आपको कह चुकी हूँ कि वो खिड़की बंद करवा दीजिए, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हैं और मुझे रोज परेशानी फेस करनी पड़ती है। सेजल गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है। परिवार के बाकी लोग एक दूसरे को देखते हुए चाय पीने लगते हैं। ऐसी शाम का समय हो चुका है। सेजल और नीता सब्जियां लेने बाजार जाती हैं। दोनों सब्जी वाले के पास से आलू, प्याज और कुछ हरी सब्जियां छांटती हैं। सब्जी खरीदने के बाद वो अपने घर वापस आने के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें पड़ोसी वाली सावित्री अम्मा सब्जियों का थैला लेकर घर जाते हुए दिखाई देती है। उन्हें देखकर सेजल उनके पास आते हुए, अरे बूढ़ी अम्मा, आप अकेली लेकर कहाँ जा रही हो सब्जी? इतना भारी थैला आपसे कैसे उठेगा? हाँ बहू, अब मेरी बहू बिजी थी तो मैंने सोचा मैं ही ले जाती हूँ, पर ये थैला मुझसे नहीं उठ रहा है, पैर भी दुख रहे हैं। सेजल सावित्री अम्मा का थैला ले लेती है और उन्हें उनके घर तक छोड़ देती है। और फिर सेजल और नीता वापस घर आ जाती हैं। उन्हें देखकर सविता, अरे बहू ले आई सब्जियाँ, काफी देर लगा दी सब्जियाँ लाने में। हाँ माँ जी, रास्ते में वो सावित्री अम्मा मिल गई थी, उन्हें घर तक छोड़ने चली गई थी, इसीलिए थोड़ी देर और हो गई। वैसे बताइए कि खाने में क्या बना लूं? मुझसे क्या पूछती है, जो ठीक लगे जल्दी से रसोई में जाकर बना ले। वैसे माँ जी, देवर जी मुझसे सुबह से कह रहे थे कि मेरी पसंद का कुछ नहीं बनाती आप। सोच रही हूँ आज उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि क्या बनाना है। कहाँ है वो? बहू मुझे पता नहीं, पर शायद वो छत पे होगा, शाम को वहीं गया था हवा खाने। सेजल छत पर जाती है तो देखती है कि वरुण किसी से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रहा है। सेजल चुपके से पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी बातें सुनती है। हाँ बस मैं अपनी मम्मी पापा से हमारे बारे में बात करने ही वाला हूँ। मुझे भी उतनी ही जल्दी है शादी की जितनी तुम्हें है। अच्छा, इसका मतलब इनका चक्कर चल रहा है और हमें कुछ पता भी नहीं चला। सेजल तुरंत आगे बढ़ती है और अचानक वरुण का कान पकड़ लेती है। वरुण डरकर फोन काट देता है। देवर जी, आज तो मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ ही लिया। बताओ बताओ क्या बात है, किससे शादी की बातें हो रही हैं? अरे भाभी छोड़ो ना, दर्द हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको सब कुछ सच सच। सेजल उसका कान छोड़ देती है। वरुण सेजल को शिखा के बारे में बताते हुए, भाभी मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज आप मेरी शादी की बात घर में करो ना, माँ पिताजी और भैया से कहो ना। ठीक है वरुण, तुम चिंता मत करो, मैं आज रात को ही खाने के समय तुम्हारी और शिखा की शादी की बात सबके सामने चलाऊंगी। लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ कि तुमने शिखा को बता दिया है ना कि हमारी रसोई काफी खुली हुई है और वहाँ पर बहुत परेशानियाँ होती हैं? नहीं भाभी,
इस बारे में मैंने शिखा को अभी कुछ नहीं बताया है, और वैसे भी आप तो उस रसोई में एडजस्ट कर रहे हो ना, तो वो भी कर लेगी। और फिर पता नहीं ये जानकर कहीं वो मुझसे शादी के लिए मना न कर दे। सेजल वापस रसोई में आकर खाना बनाना शुरू करती है। वो जल्दी जल्दी सब्जियों को काट कर तड़का देती है और फिर दाल और चावल भी धोकर चढ़ा देती है। उसके बाद आटा गूंथकर रोटियां बनाते हुए मन ही मन में, हे भगवान, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से सारा दिन धूप अंदर आने की वजह से शाम को भी रसोई गर्म ही रहती है। चलो अच्छा है, अब मेरी देवरानी आ जाएगी तो मुझे भी इस गर्म रसोई में काम करने से थोड़ी राहत मिलेगी। तभी पीछे की खिड़की से पड़ोसन सीता कटोरी लेकर अंदर आती है और सेजल से, अरे सेजल बहू, जरा एक कटोरी चीनी देना, मेरे घर मेहमान आए हैं और चीनी खत्म हो गई है। तुम्हारी खिड़की खुली थी तो मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ। हाँ सीता चाची, क्यों नहीं, मैं अभी डिब्बे से चीनी निकाल कर दे देती हूँ। सेजल रोटियां छोड़कर सीता को शक्कर देती है। सीता चली जाती है लेकिन सेजल की रोटी जल जाती है, जिसे देखकर सेजल गुस्सा होते हुए, हे भगवान, पड़ोसियों को सामान देने के चक्कर में मेरा तो खाना ही जल जाता है। सेजल वापस रोटियां बनाने लगती है, जिसके बाद वो खाना बनाकर डाइनिंग हॉल में सभी को परोसती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं और तब सेजल, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी कहना है। भाई, अब तो मैं अकेले इस बड़े घर को संभालते संभालते परेशान हो चुकी हूँ। अब मेरी देवरानी ले आइए ताकि वो मेरी मदद कर सके। हाँ बहू, तू सही कह रही है, अब मुझे वरुण की शादी भी कर देनी चाहिए। मैं कल ही पंडित जी से कहकर लड़कियां देखना शुरू करती हूँ। अरे माँ जी, लड़के देखने की क्या जरूरत है, देवर जी ने लड़की देख रखी है। अच्छा, तो फिर बताओ कौन है वो लड़की? माँ, उसका नाम शिखा है। शिखा बहुत अच्छी लड़की है और उसका परिवार भी बहुत संस्कारी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कल संडे है तो हम सब मिलकर शिखा के घर चलते हैं। अगले दिन सभी लोग शिखा के घर जाते हैं। शिखा सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। सभी उसको पसंद करते हैं। उसे देखकर सविता, लड़की तो बहुत सुंदर और संस्कारी है, हमें रिश्ता मंजूर है। शादी की तारीख पक्की होती है। दोनों परिवार खुश होते हैं और शिखा वरुण की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। समय बीतने के साथ साथ 2 महीने में ही उनकी शादी हो जाती है और शिखा दुल्हन बनकर घर आ जाती है। वो लाल जोड़े में अपने कमरे में आराम करती है। अगले दिन सुबह पहली रसोई के लिए वो किचन में पहुंचती है। शिखा जैसी किचन में पहुंचती है तो सेजल शिखा से, आओ आओ देवरानी जी, तुम्हारी पहली रसोई में तुम्हारा स्वागत है। शिखा सेजल की बात पर मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रसोई की बड़ी बड़ी खिड़कियों पर पड़ती है तो वो हैरान होते हुए सेजल से, ये क्या जेठानी जी, रसोई इतनी खुली हुई क्यों है? इतनी सारी खिड़कियां कौन रखता है रसोई में? हाँ, अब हमारा ससुराल तो ऐसा ही है शिखा, यहाँ की रसोई ऐसे ही खुली रहती है। इसको बंद क्यों नहीं करवाया आज तक? ये तो बहुत अजीब है। माँ जी को पसंद नहीं ना कि वो इन खिड़कियों को छूने भी नहीं देती हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? ये तो किसी को भी नहीं पता अब तक। छोड़ो ये सब, अब चलो पहली रसोई का खाना बना लो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये लो, तुम सब्जियां काटो, तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। अब शिखा सब्जियां काटने लगती है। बाहर से धूप लगातार शिखा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो परेशान हो रही थी। तभी गाय खिड़की के किनारे से अपना मुंह डालकर सब्जी खाने लगती है। ये देखकर शिखा डरकर पीछे हटते हुए, अरे बाप रे, भाभी देखो, ये गाय तो सीधे रसोई के अंदर मुंह डालकर मेरी कटी हुई सब्जियां खा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देखकर सेजल बिना डरे कोने में डंडा उठाती है और गाय को डराकर भगा देती है। उसके बाद शिखा सेजल से, अरे बाप रे, भाभी इस खुली रसोई की वजह से तो बहुत दिक्कत होती है। एक तो रसोई में इतनी गर्मी की लगातार पसीना टपक रहा है, ऊपर से जानवर कितना परेशान करते हैं, उनकी परेशानी अलग। हाँ शिखा, दिक्कत तो है, लेकिन अब मुझे ये सब झेलने की आदत पड़ गई है। धीरे धीरे तुम्हें भी आदत पड़ ही जाएगी। चलो अब खाना बना लेते हैं। अब दोनों बहुएं खाना बनाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद गर्मी से बेहाल होकर शिखा सेजल से, किचन की इन बड़ी खिड़कियों से तो पूरी धूप अंदर आ रही है। मुझे तो बहुत धूप लग रही है भाभी, मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ। हाँ शिखा, जल्दी जल्दी बना लेते हैं, अब ये तो रोज का काम है, इससे भाग तो नहीं सकते। अब दोनों बहुएं सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। सभी लोग शिखा के हाथ से बना उसका पहली रसोई का खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए नीता शिखा से, भाभी आपको दिक्कत तो नहीं हुई खाना बनाने में? हमारी रसोई में हवा तो अच्छी आती है ना? नीता, दिक्कत तो बहुत हुई, रसोई खुली है और हमको उसको बंद कराना चाहिए। इस तरह खुले में खाना बनाना सुरक्षित नहीं है। शिखा की बात सुनकर सविता बिल्कुल चुप हो जाती है और अपना खाना देखने लगती है। तभी राघव, अरे बहू, तुम्हारी सास को पसंद नहीं है कि रसोई की खिड़कियां बंद हो। वो इस रसोई को हमेशा ऐसा ही खुला रखना चाहती है। माँ जी, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हमें बंद करा देना चाहिए, हमारे लिए आसानी होगी और रसोई भी सुंदर लगेगी। कोई जरूरत नहीं है खिड़की बंद करने की,
मैंने कह दिया ना कि इस घर की रसोई की खिड़कियां कभी बंद नहीं होंगी। माँ जी, खुली खिड़कियों से बहुत दिक्कत हो रही है। हम उसे अच्छी तरह बंद करवाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। वो सुंदर भी लगेगी और साथ ही हम एग्जॉस्ट और किचन फैन भी लगाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, सारा काम अच्छे से हो जाएगा। शिखा की बातें सुनकर सविता गुस्से में खाने की थाली को आगे सरकाते हुए, मैंने कहा ना खिड़कियां बंद नहीं होंगी, मतलब नहीं होंगी। दोबारा इस बारे में मुझसे कोई बात मत करना। सविता गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद राघव शिखा से, तुम्हारी सास उन खिड़कियों को लेकर बहुत सेंसिटिव है, तुम्हें उनके सामने ये जिद नहीं करनी चाहिए थी बहू। क्यों पिताजी, अगर ऐसी कौन सी बात है जो माँ जी इतनी संवेदनशील हैं? ये सब जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें वहीं पर खाना बनाना होगा। इस घर का यही नियम है। सभी लोग खाते हैं। शिखा खाना खाने के बाद अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि सविता हाथों में एक फोटो लिए अपने सीने से लगाकर बुरी तरह से रो रही है। माँ जी, क्या हो गया? ये किसकी फोटो है? आप रो क्यों रही हैं इस तरह अकेले बैठकर? शिखा को अचानक सामने देखकर सविता चौंक जाती है और रोना बंद करके फोटो छिपाते हुए, कुछ नहीं हुआ। और तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम फिर से उन खिड़कियों की बात करने आई हो ना? मैंने कह दिया कि खिड़कियां बंद नहीं होंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं खिड़कियों की बात करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो ये कहने आई हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका दिल दुखा दिया। ठीक है बहू, जाओ, लेकिन खिड़कियां कभी बंद नहीं होंगी, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है माँ जी, अब मैं कभी इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। शिखा कमरे से बाहर निकलती है। तभी राघव अंदर जाता है और अपनी पत्नी के पास बैठकर, तुम उस पुराने हादसे को भूल क्यों नहीं जाती हो? जो बात सालों पहले खत्म हो गई, उसे लेकर आज तक क्यों रोती हो? जिस हादसे ने मेरी पूरी जिंदगी उथल पुथल कर दी, मैं उस हादसे को कैसे भूल सकती हूँ? वो दर्द तो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। लेकिन आपको अपना वादा याद है ना कि आप मेरी जिंदगी का ये राज कभी किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आखिर वो खिड़कियां बंद क्यों नहीं करना चाहती। हाँ, मुझे याद है, और तुम चिंता मत करो, ये राज मेरे मरने के साथ ही मेरे साथ जाएगा। मैं इसे किसी को नहीं बताऊंगा। धन्यवाद मुझे समझने के लिए। आपके बिना मैं ये बोझ कभी नहीं उठा पाती। दूसरी तरफ शिखा कमरे में बहुत उदास बैठी है। वरुण कमरे में आता है और अपनी पत्नी को परेशान देखकर, क्या बात है शिखा, आज तुम्हारी पहली रसोई थी, सबने खाने की इतनी तारीफ की, फिर भी तुम इतनी उदास क्यों? वरुण, खाने की बात नहीं है। आज रसोई में जो कुछ हुआ और उसके बाद जब मैंने माँ जी से खिड़कियां बंद करने को कहा तो वो गुस्सा हो गई। बाद में मैंने उन्हें कमरे में किसी की तस्वीर देखकर रोते हुए भी पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनके रोने का और उन खिड़कियों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। माँ रो रही थी? शिखा, हम बचपन से देख रहे हैं कि माँ ने कभी उन खिड़कियों पर पल्ले या जालियां नहीं लगवाई, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए या गर्मी पड़े। वरुण, मुझे लगता है पिताजी और माँ जी के बीच ऐसा कोई राज है जो वो छुपा रहे हैं। देखो शिखा, माँ का स्वभाव थोड़ा कड़क है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। तुम अभी इस घर में नई आई हो, इस समय मत पड़ो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन दोपहर में दोनों बहुएं रसोई में खाना बना रही थी। सूरज की धूप और भयंकर लू सीधे रसोई के अंदर आ रही थी। ये देखकर शिखा सेजल से, जेठानी जी, सच में मेरी तो हिम्मत ही टूट रही है। इस तपती हुई दोपहर में इस खुली रसोई में खड़े होना किसी सजा से कम नहीं है। लू की थपेड़े सीधे चेहरे पर लग रही हैं। मैं तो पिछले 4 साल से यही झेल रही हूँ शिखा। देखो ना, सब्जी में तड़का लगाते समय बाहर की धूल उड़कर सीधे हमारी कढ़ाई में गिरती है। बातें करते हुए दोनों खाना बनाने लगती हैं। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन शिखा अपने पति से, वरुण, क्यों ना हम सब मिलकर बाहर कहीं घूमने के लिए चलते हैं? बहुत दिन हो गए हैं, हम सब घर से बाहर ही नहीं निकले हैं। बाहर जाने से माँ जी का भी दिल बहलेगा। वाह शिखा, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मैं सबसे बात करता हूँ, आज शाम को ही बाहर चलते हैं। शाम को पूरा परिवार शहर की बड़ी प्रदर्शनी में पहुंचता है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं और लोगों की भारी भीड़ है। सब लोग मिलकर बड़े वाले झूले की तरफ बढ़ते हैं। विवेक और सेजल एक झूले की बोगी में बैठते हैं। झूला जैसे ही ऊपर जाने लगता है, सेजल डरकर विवेक का हाथ पकड़ लेती है। विवेक मुस्कुराते हुए, अरे क्या बात है सेजल, तुम्हें तो झूला झूलना बहुत पसंद था ना, आज अचानक क्या हो गया? तुम्हें डर लग रहा है क्या? हाँ विवेक, झूला बहुत ऊपर जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है, पर जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे भला किस बात का डर है। दोनों मुस्कुराते हैं और झूले का आनंद लेते हैं। झूला झूलने के बाद पूरा परिवार प्रदर्शनी की दुकानों से घर के लिए कुछ सामान और कपड़ों की शॉपिंग करता है। उसके बाद वो लोग कुल्फी के ठेले पर जाकर कुल्फी खाते हैं और रात होने पर सब लोग खुशी खुशी घर वापस आते हैं। इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिखा और सेजल दोनों सब्जियां लाने बाजार की तरफ जाती हैं। वो दोनों देखती हैं कि बाजार में सब्जी की दुकान पर सावित्री अपनी बहू से बहस करते हुए, अरे बहू, मुझे कम से कम एक जलेबी तो खिला दे।
माँ जी, आपको डॉक्टर ने साफ मना किया है क्योंकि आपको शुगर है। ये देखकर सेजल शिखा से, शिखा, ये जो सविता अम्मा है ना, ये हमारी कॉलोनी की सबसे बूढ़ी अम्मा है। दोनों बहुएं बाजार जाकर सब्जियां खरीदती हैं और हाथ में सब्जी के थैले लिए बाजार से वापस आने लगती हैं। तभी रास्ते में मॉल के सामने से गुजरते हुए शिखा की नजर मॉल के बाहर पड़े हुए बहुत सारे गत्तों पर पड़ती है, जिन्हें दुकानदारों ने फेंक दिया था। गत्तों को देखकर शिखा के दिमाग में अचानक एक तरकीब आती है और वो सेजल से, जेठानी जी जरा रुकिए, हम लोग रसोई की खिड़कियों को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते क्योंकि सासू माँ मना करती हैं, लेकिन हम खिड़की में ये गत्ते लगाकर इसे अस्थायी रूप से तो बंद कर सकते हैं ना, ताकि दोपहर में हमको कोई परेशानी ना हो। शिखा, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन गत्तों को खिड़की के साइज का काटकर अगर हम लगा देते तो धूप और जानवर दोनों रुक जाएंगे। दोनों बहुएं तुरंत मॉल के पास जाती हैं और वहां पड़े हुए भारी और बड़े गत्तों को एक एक करके इकट्ठा करती हैं और उन्हें तोड़ मरोड़ करके एक बंच बना लेती हैं और उसे घर की तरफ लेकर निकल पड़ती हैं। सेजल और शिखा गत्तों को लेकर सीधे किचन में पहुंचती हैं। वो दोनों मिलकर गत्तों को काट पीट कर बिल्कुल खिड़कियों के नाप का बना लेती हैं। उसके बाद उन गत्तों को रसोई की सभी खिड़कियों में फंसाकर पूरी तरह से पैक कर देती हैं। तब शिखा, वाह जेठानी जी, देखिए गत्ते लगाने से रसोई के अंदर कितनी शांति है, ना तो कोई धूप आ रही है और ना ही किसी जानवर के आने का डर है। आज तो खाना बड़ी जल्दी और आराम से बन जाएगा। हाँ शिखा, तुमने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया, सचमुच रसोई में बड़ी शांति है। दोनों बहुएं हंसते खेलते खाना बनाने लगती हैं। तभी अचानक सविता आवाज देते हुए रसोई की तरफ आती है। अरे बहू, कहाँ गई तुम दोनों? शाम होने को आई है और मुझे अभी तक मेरी चाय नहीं मिली। सविता बड़बड़ाती हुई रसोई के दरवाजे तक पहुंचती है। जैसे वो रसोई के अंदर कदम रखती है, उसकी नजर गत्तों से पूरी तरह पैक हो चुकी खिड़कियों पर पड़ती है। ये देखकर सविता अचानक डर और घबराहट से कांपते हुए, ये क्या है? किसने किया ये? खोलो इन खिड़कियों को, जल्दी खोलो। किसने बंद किया इन्हें? जल्दी हटाओ ये सब यहाँ से, मुझे सांस नहीं आ रही है। सविता घबराहट में अपने सीने पर हाथ रख लेती है। घबराहट के कारण उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो चक्कर खाकर सीधे जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर सेजल और शिखा, माँ जी क्या हो गया है आपको? आप अचानक कैसे गिर गई? माँ जी आंखें खोलिए माँ जी। बहुओं की चिल्लाने की आवाज सुनकर हॉल से ससुर राघव, पति विवेक और देवर वरुण दौड़ते हुए रसोई में आते हैं। सविता को जमीन पर इस हालत में देखकर तीनों भाई और राघव, विवेक और वरुण, जल्दी से खिड़कियों से सारे गत्ते को निकाल कर फेंक दो। वरुण और विवेक तुरंत आगे बढ़ते हैं और खिड़कियों में फंसे गत्तों को खींच कर बाहर फेंकने लगते हैं। सविता धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और खुली खिड़कियों की तरफ सुकून की सांस लेती है। तब राघव, तुम लोगों को कितनी बार मना किया है ना कि इस रसोई की खिड़कियों में कुछ नहीं लगाना। तुम दोनों को एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आती? पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमारा इरादा माँ जी को परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। माँ, आखिर तुम इतनी घबरा क्यों गई? सिर्फ गत्ते ही तो लगे थे। तुम तो ऐसे डर गई जैसे कोई आफत आ गई हो। आखिर क्या बात है माँ, तुम हमसे क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। तुम लोग बात का पतंगड़ मत बनाओ, बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इस रसोई की खिड़कियां बंद नहीं होंगी, यानी कभी नहीं होंगी। सभी लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। रात को सेजल विवेक से, विवेक, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो माँ जी रसोई की खिड़की कभी बंद नहीं करना चाहती? सेजल, ये बात तो सचमुच मेरे लिए भी एक पहेली है। जब से हमने होश संभाला है तब से हमने माँ को इसी खुली रसोई में ही खाना बनाते देखा है। वहीं दूसरी तरफ शिखा वरुण से, वरुण, जो भी हो, लेकिन हमें इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा कि आखिर माँ जी रसोई बंद होने से इतना क्यों डरती हैं? शिखा, तुम्हारी बात में तो दम है। माँ का आज का डर कोई साधारण डर नहीं था, लेकिन हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे? जब माँ और पिताजी खुद कुछ बताने को तैयार नहीं है तो हमें सच कैसे मालूम होगा? अगले दिन सोमवार के समय सेजल और शिखा रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। तभी शिखा को सोचती हुई सेजल के कान में कुछ कहती है। फिर दोनों हलवा बनाकर टिफिन लेकर सावित्री अम्मा के घर पहुंचती हैं। सावित्री अम्मा अपने आंगन में कुर्सी पर बैठी हुई हैं। दोनों उनके पास जाकर बैठ जाती हैं और शिखा टिफिन खोलकर उनके सामने रखते हुए, अरे बूढ़ी अम्मा, देखिए हम आपके लिए ये गर्मा गर्म सूजी का हलवा बनाकर लाए हैं। अरे वाह, सूजी का हलवा, वो भी इतना खुशबूदार। तुम दोनों बहुएं तो सच में बहुत अच्छी हो। लाओ जल्दी से मुझे दे दो। सावित्री अम्मा खुश होकर चम्मच से हलवा खाने लगती हैं। शिखा सही मौका देखकर उनसे बात आगे बढ़ाते हुए, अच्छा सावित्री अम्मा, आप तो इस कॉलोनी में सालों से रहती हो ना, इसका मतलब आप यहाँ के हर घर और हर इंसान के बारे में सब कुछ जानती हो। हाँ बेटी, इस कॉलोनी का ऐसा कौन नहीं है जो मेरी नजरों से छुपा हो। मैं सबके जीवन के बारे में अच्छे से जानती हूँ। तेरी ये जो सास है ना, ये शुरू से बहुत नकचड़ी है।
और तेरे जो ससुर जी राघव है ना, वो जवानी में तेरी सास के लिए चोरी चोरी से गुलाब के गजरे लाया करते थे। और तुम दोनों के ये जो पति हैं, विवेक और वरुण, ये बचपन में पास के बगीचे में आम चोरी करके खाया करते थे और माली से कई बार मार भी पड़ी है इनको। मुझे सब याद है। सेजल और शिखा सविता अम्मा की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। शिखा अपनी हंसी रोकती है और असली मुद्दे पर आते हुए, अच्छा अम्मा, फिर तो आपको ये भी पक्का पता होगा कि हमारी सासू माँ रसोई की खिड़कियां बंद करने से इतना डरती क्यों है? शिखा का सवाल सुनते ही सावित्री अम्मा के घबराकर टिफिन का ढक्कन बंद करते हुए, तुम लोग ये क्या फालतू बातें लेकर बैठ गई? ये पुरानी बातें करने से अब कोई फायदा नहीं है। तुम लोग यहाँ से जाओ। सावित्री की बातें सुनकर सेजल और शिखा डर जाती है और अपने घर लौट आई हैं। किचन में काम करते हुए दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं। देखा शिखा, सविता अम्मा ने भी हमें कुछ नहीं बताया। वो तो साफ मुकर गई और उल्टा हम पर ही भड़क गई। हाँ जेठानी जी, लेकिन जिस तरह से हमारा सवाल सुनते ही सावित्री अम्मा घबरा गई और गुस्सा हो गई, उससे ये साफ है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा और गहरा राज जरूर है। हमें सच तो पता करना ही होगा। इस बात को बीते हुए कुछ दिन हो जाते हैं। दोनों बहुएं रोज उसी खुली रसोई में परेशान होकर खाना बनाती दिखाई देती हैं। एक दिन दोपहर का समय है, दोनों रसोई में काम कर रही हैं। शिखा मुस्कुराती हुई चूल्हे के पास खड़ी होकर सब्जी में चम्मच चला रही होती है। तभी अचानक उसकी नजर नीचे फर्श की तरफ जाती है। ओवन के ठीक नीचे झाड़ियों वाले खुले दरवाजे के रास्ते से एक बड़ा और जहरीला सांप रेंगता हुआ अंदर आ चुका है और वो सीधे सेजल के पैर की तरफ बढ़ रहा है। सेजल का ध्यान इस तरफ नहीं है। शिखा का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, जेठानी जी, हटो हटो, वहां से पीछे हटो जल्दी। क्यों, क्या हो गया शिखा? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? सांप, सांप, आपके पैर के पास सांप है, पीछे भागो। शिखा फुर्ती से आगे बढ़ती है और सेजल को जोर से धक्का देकर पीछे खींच लेती है। उसी पल सांप सेजल के पैर के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है। सेजल और शिखा की चीखें सुनकर हॉल से राघव, विवेक और वरुण दौड़ते हुए लाठियां लेकर रसोई में आते हैं। पीछे से सविता भी वहां आ जाती है। कहाँ है सांप? सेजल, तुम दोनों पीछे हटो। वरुण, वो देखो, वो कोने में छुपा है। विवेक और वरुण लाठियां लेकर सांप की तरफ बढ़ते हैं। सांप उन्हें देखकर फुफकारता है। राघव हाथ जोड़कर सांप के सामने खड़ा हो जाता है और, रुको बेटा, इसे मारो मत, नाग देवता है, इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ, बस इन्हें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दो, ये खुद चले जाएंगे। विवेक और वरुण लाठियों से फर्श को थपथपाते हैं और सांप को पीछे के दरवाजे की तरफ मोड़ देते हैं। सांप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे रेंगता हुआ पीछे के दरवाजे से बाहर जंगली झाड़ियों में चला जाता है। विवेक दरवाजा जोर से बंद कर देता है। तभी सेजल अपनी सास पर भड़कते हुए, बस कीजिए माँ जी, अब बहुत हो गया। कितनी बार आपसे कहा है कि इस रसोई की खिड़कियां बंद करा दो, इस रसोई को पैक करा दो, पर आपको हमारी तकलीफ समझ में ही नहीं आती। आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि खुली रसोई में प्राइवेसी नहीं है। धूप आती है, गर्मी लगती है, जानवर आते हैं, पर आप अपनी जिद पर अड़ी रही हैं। अब तो घर में सांप भी आने लगे हैं। आज अगर शिखा मुझे नहीं बचाती तो मैं मर जाती। आखिर क्यों नहीं कराती हैं आप ये खिड़कियां बंद? क्या वजह है आपकी जिद के पीछे? सेजल के इस रूप को देखकर पूरी फैमिली सन्न रह जाती है। विवेक और वरुण भी अपनी पत्नी की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए, माँ, सेजल बिल्कुल सही कह रही है। ये क्या बात हो गई माँ? आखिर कौन सी ऐसी जिद है आपकी जो आज हमारी जान पर बनाई है? सिर्फ अपनी जिद के लिए आप अपनी बहुओं की जान को खतरे में डाल रही हो। माँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी ज्यादा जिद्दी निकलोगी। आज भाभी को सांप काट लेता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? बेटा और बहू की बातें सुनकर सविता पूरी तरह से टूट जाती है। तभी पीछे के दरवाजे से बूढ़ी सावित्री अम्मा, सविता अम्मा वहां आकर, सविता, वो समय आ गया है बेटा जब तुम इन बच्चों को वो पुराना राज बता दो जिसकी वजह से तुम ये खिड़की नहीं बंद करना चाहती हो। क्योंकि जान का खतरा तो तब भी था और जान का खतरा अब भी है। कब तक इस सच को छुपाओगी? सावित्री अम्मा की बात सुनते ही पूरी रसोई में सन्नाटा छा जाता है। सविता रोते हुए अपना सिर उठाती है और उसकी आंखों के सामने 24 साल पुराना वो भयानक मंजर घूमने लगता है। 24 साल पहले। अरे वाह सविता, अब तो तुझे आराम क्यों नहीं मिलेगा? तेरे भाग्य खुल गए हैं। तेरे घर में तो नया गैस सिलेंडर आ गया। अब तुझे कोयले और धुएं में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, अब तो मैं गैस सिलेंडर पर ही खाना बनाती हूँ, तो बहुत सुकून है। अब बहुत जल्दी काम हो जाता है और समय भी बच जाता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद सावित्री अम्मा अपने घर चली जाती हैं और सविता अपने बच्चों को कमरे में खेलने के लिए छोड़कर खुद रसोई में खाना बनाने जाती है। वो खड़े होकर खाना बना रही थी, तभी रास्ते से गुजरते हुए कुछ आवारा और मनचले आदमी घर के पास रुकते हैं। वो खुली खिड़की से रसोई के अंदर झांकते हैं और सविता को देखकर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। शाम को जब उसके पति राघव ऑफिस से घर आते हैं तो वो गुस्सा होते हुए,
मैंने आपको बोला था ना कि रास्ते से आने जाने वाले आवारा लड़के खुली खिड़की से अंदर झांकते रहते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है वहाँ काम करने में। आप प्लीज इस पूरी रसोई को ईंटों से चुनवा कर बंद करा दो। मुझे ये खुली रसोई नहीं चाहिए। तुम चिंता मत करो, कल ही मैं राजमिस्त्री और मजदूरों को बुलाता हूँ और तुम्हारी इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। अगले दिन सुबह राघव घर पर मजदूरों को बुलाता है। मजदूर सीमेंट और ईंट से रसोई की उन बड़ी बड़ी खिड़कियों को दीवार उठाकर पूरी तरह से बंद करने लगते हैं। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उनके घर आकर ये सब देखते हुए, रसोई को इस तरह चारों तरफ से क्यों पैक करवा रही हो बहन? थोड़ा बहुत तो खुला छोड़ो, हवा पानी आने का रास्ता होना चाहिए ना रसोई में। नहीं नहीं, मुझे ये रसोई पूरी तरह पैक ही चाहिए। रसोई पूरी तरह पैक हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ठंड के मौसम में सविता रसोई में दोपहर का खाना बनाकर रख देती है और फिर हॉल में आकर अपनी 10 साल की बेटी चिंकी से, बेटा मैं नहाने जा रही हूँ, तो अपने इन दोनों छोटे भाइयों का ध्यान रखना, इन्हें रसोई की तरफ मत आने देना। माँ आप जल्दी नहा कर आ जाना, फिर हम सब साथ में खाना खाएंगे। सविता चली जाती है और चिंकी अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ हॉल में खेलने लगती है। तभी विवेक को बहुत तेज प्यास लगती है और वो अपनी बहन से पानी मांगता है। चिंकी रसोई में जाती है और मटके का पानी बहुत ठंडा होता है। ठंड का मौसम होने के कारण चिंकी सोचती है, पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है, अगर भैया ने ये पिया तो उन्हें सर्दी हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, गैस जलाकर पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। चिंकी को यह नहीं पता था कि रसोई पूरी तरह से पैक होने के कारण और गैस का बर्नर खुला छूट जाने की वजह से पूरी रसोई के अंदर एलपीजी गैस पहले से ही बुरी तरह से लीक होकर भर चुकी थी। जैसे ही मासूम बच्ची गैस चूल्हा जलाने के लिए लाइटर जलाती है, पूरी रसोई में एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होता है। सविता आवाज सुनकर भाग कर आती है। पड़ोसी भी भागकर दौड़कर आते हैं और आग बुझाते हैं, पर तब तक वो बच्ची पूरी तरह से जलकर मर जाती है। सविता ये देखकर चीख चीख कर रोने लगती है कि तभी पड़ोसन, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी मासूम बेटी की जान ले ली। क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी ज्यादा पैक रसोई बनवाने की? यदि इस रसोई में खिड़कियां खुली होती तो आज तुम्हारी बेटी जिंदा होती, क्योंकि लीक हुई गैस पूरी उन खिड़कियों से बाहर निकल जाती और उस ब्लास्ट को कभी नहीं होना होता। तुमने अपनी जिद में अपनी बेटी को मार डाला। पड़ोसियों के ताने सविता के दिल को छलनी कर देते हैं। बेटी का अंतिम संस्कार के बाद सविता बहुत उदास रहने लगती है। एक दिन राघव सविता को समझाते हुए, तुम खुद को कोसना बंद करो भाग्यवान। जो हमारी किस्मत में लिखा था उसे कोई नहीं बदल सकता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मेरी ही जिद ने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। आप मुझसे आज एक वादा कीजिए कि हमारी जिंदगी का ये राज आप कभी मेरे बेटों को और मेरी आने वाली बहुओं को किसी को भी नहीं बताएंगे, वरना वो लोग हमेशा मुझे दोषी समझेंगे। ठीक है भाग्यवान, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। और एक बात और, कल ही आप मजदूर को बुलाकर ये खिड़की खुलवा दीजिए। अब ये खिड़की कभी बंद नहीं होगी। आप इतना बड़ा दर्द अपने सीने में दबाए बैठी रही माँ जी, और वो जो कमरे में पुरानी फोटो थी जिसे आप छूकर चूम रही थी, वो भी उसी हमारी स्वर्गीय दीदी की थी ना? हाँ बहू। माँ जी आप क्यों चिंता करती हैं माँ जी? जो कुछ भी 24 साल पहले हुआ वो तो एक हादसा था। वो हमारी किस्मत में लिखा था, वो होना ही था और हो गया। अब आप उस बात को लेकर खुद को सजा मत दीजिए और डरिए मत। अब हम सब आपके साथ हैं, अब किसी को कुछ नहीं होगा। हाँ बहू, अब तुम्हारी ये नई बहुएं बहुत समझदार हैं। अब इनके हाथ में इस घर की गृहस्थी है, इन्हें अपने हिसाब से इसे चलाने दो। पुराना डर अब छोड़ दो। सविता अपनी बहुओं का प्यार देखकर मुस्कुराती है और उनके सिर पर हाथ रखती है। अगले ही दिन विवेक और वरुण मिस्त्री को बुलाते हैं। वो रसोई की खिड़कियों में सुंदर और मजबूत लोहे की जाली वाले पल्ले लगवा देते हैं, जिससे हवा भी आती रहे, गैस भी बाहर निकल सके और कोई जानवर या सांप अंदर ना आ सके। सिर्फ एक खिड़की को पूरी तरह खुला छोड़ दिया जाता है और बाकी सब सुरक्षित पैक कर दी जाती हैं। सविता रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी होती हैं और वो जाली वाली खिड़कियों को देखती है और अपनी दोनों बहुओं सेजल और शिखा को बड़े सुकून और शांति से मुस्कुराते हुए खाना बनाते हुए देखती है। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं है। मुझे अपनी बहुओं पर पूरा भरोसा है। अब मुझे इस रसोई से कोई डर नहीं लग रहा और मेरी आत्मा को आज जाकर सुकून मिला है। दोनों बहुएं सासू माँ को देखकर मुस्कुराती हैं और प्यार से खाना परोसने की तैयारी करती हैं। इसी सुकून भरे पारिवारिक दृश्य के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब उस घर की गर्मी में बहू की चारों तरफ से खुली रसोई पहले जैसी परेशानी की वजह नहीं रही।
बहू की समझदारी और सास के पुराने डर पर जीत ने उस रसोई को ऐसा सुरक्षित बना दिया जहां डर की नहीं बल्कि प्यार, सुकून और खुशियों की खुशबू बसती थी।